हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। इस सीरीज़ में हमने मध्य प्रदेश का इतिहास स्टार्ट किया था, जिसमें हम मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आधुनिक काल। मध्य प्रदेश के इतिहास में मराठाओं का उत्कर्ष एवं ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन में मध्य प्रदेश में कोई प्रभाव लक्षित होते हैं। मतलब जब मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे उसमें देखा था कि मराठाओं का कितना सारा साम्राज्य मध्य प्रदेश में फैला हुआ था। ये 5 राज्यों में बट गए थे। एक होलकर थे, सिंधिया थे, पवार थे, तुजोकी थे, तुकोजी राव सिंधिया वगैरह थे। इनमें सब में बट गए थे। छोटी पार्टी और बड़ी पार्टी में भी बट गया था। देवास में भी थे, ये मराठा साम्राज्य थे। अब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ जाती है। तो मराठाओं की बात क्या होती है, जितनी भी मराठाओं के पास प्रॉपर्टी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे उनसे ले लेती है। तो मध्य प्रदेश में उनके लक्षण दिखाई देते हैं। भारत में मराठाओं के साथ 4 युद्ध हुए थे। पेशवा, होलकर, सिंधिया और भोंसले को इसमें पराजित कर दिया था। 4 मराठा युद्ध हुए थे, जिसमें जो शक्तिशाली शासक थे और शक्तिशाली साम्राज्य जो कि मराठा एक टाइम के बाद विभाजित हो गया था, पेशवा, होलकर, सिंधिया और भोंसले को पराजित कर देते हैं। भारत में सिंधिया से पूर्व निमाड़ छीन लिया गया और मध्य प्रांत में मिला दिया गया। मध्य प्रांत या मध्य भारत में सेंट्रल इंडिया एजेंसी स्थापित की गई थी। देखो, सिंधिया कहाँ पे थे? पूर्वी निमाड़ साइड में थे। ये सबसे पहले वहीं पर आते हैं सिंधिया। जब राणोजी सिंधिया रहते हैं तो ये कहाँ पे थे? ये निमाड़ वाले क्षेत्र पे थे, उज्जैन वाले क्षेत्र में। लेकिन फिर जब दौलत राव सिंधिया आते हैं तो वो इसकी राजधानी कहाँ उठा के लेके चले जाते हैं? ग्वालियर चले जाते हैं। लेकिन जो निमाड़ वाला क्षेत्र है वो अभी भी सिंधियाओं के पास होता है। तो जब अंग्रेज आते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या छीन लेते हैं? पूर्वी निमाड़ छीन लेते हैं और मध्य प्रांत में मिला देते हैं। और मध्य प्रांत के बाद मध्य भारत में सेंट्रल इंडिया एजेंसी की स्थापना करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश अभी भी सेंट्रल में है। तो तब क्या बनाई थी? सेंट्रल इंडिया एजेंसी उन्होंने वहाँ पर स्थापित कर दी। ये इंग्लिश में दिया गया है। मालवा को कई रियासतों में बांटकर उन पर नियंत्रित हेतु नीमच, महू, वैरागढ़, भोपाल में छावनियां स्थापित की थी। कहाँ पे की थी? नीमच में की थी, महू में की थी, वैरागढ़, भोपाल में छावनियां बना दी थी, क्योंकि पूरे मालवा पर नियंत्रण रखा जा सके। 1804 में लॉर्ड वेलेजली और सिंधिया के बीच सहायक संधि हुई थी और डलहौजी की हड़प नीति ने राजाओं में रोष पैदा कर दिया था। तो क्या होता है, जैसे हड़प नीति आई डलहौजी की, तो इसके बाद क्या होती है? 1857 की क्रांति। सागर नर्मदा क्षेत्र में सन 1857 की क्रांति के 15 साल पहले 1842 में जो विद्रोह हुआ उससे बुंदेला विद्रोह कहते हैं। ये कहाँ पे हुआ था? सागर और नर्मदा वाले क्षेत्र को पहले अभी तो अलग अलग क्षेत्र में बांटा जाता है, लेकिन प्राचीन काल में इसको पूरे क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? बुंदेलखंड कहा जाता था। वहाँ पर विद्रोह भड़का 1942 में। नर्मदा क्षेत्र में जबलपुर, मंडला, शिवनी, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर, दमोह जिले आते हैं। यद्यपि इसे बुंदेला विद्रोह कहा गया, किंतु इसमें क्षेत्र में ठाकुरों के अलावा गौड़, आदिवासी, लोधियों, कुर्मी आदि भी सक्रिय भाग लिया था। इसमें किस किस ने भाग लिया था? तो ठाकुरों ने भाग लिया था, गौड़ आदिवासियों ने भाग लिया था और लोधी और कुर्मियों ने इसमें भाग लिया था। बुंदेला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ये 1852 में हुआ था। बुंदेलखंड और नर्मदा वाले क्षेत्र में हुआ था। नर्मदा का कौन कौन सा था? जबलपुर, मंडला, शिवनी, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और सागर, दमोह इसमें आते हैं। यह विद्रोह बुनियादी रूप से अंग्रेजों द्वारा लागू की गई उस शोषणकारी भूमि व्यवस्था पर या नीति के विरुद्ध था, जिसमें लगान की दरें 5 से 15 गुना तक कर दी गई थी। ये दरें तो भूमिपतियों पर भी भारी पड़ रही थी। बड़ी संख्या में छोटे बड़े किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया गया था। इसमें क्या हुआ था, इस क्षेत्र में जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था, यहाँ पर अंग्रेजों ने जो भूकर है या फिर जो राजस्व वसूलते थे वो उसकी दरें बढ़ा दी थी, 5 से 15 गुना कर दी थी। इसलिए जो बड़े किसान थे उनको भी ये चुकाना मुश्किल हो रहा था। पर छोटे किसानों की तो आप सोच ही सकते हो। तो इसमें बड़े छोटे किसान सब मिलते हैं और क्या करते हैं? बुंदेला विद्रोह। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम। यह विद्रोह 1818 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में
सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था, जिसका नेतृत्व नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले ने किया था। कब किया था ये? 1818। मतलब 1818 में ठाठ से गए, कहाँ पर? महाकौशल, क्योंकि छोटी छोटी जगह से तो करेंगे नहीं, तो महान जगह से किया, तो उन्होंने महाकौशल से किया 1818 में ठाठ से। कौन थे? अप्पाजी भोसले। अप्पाजी भोसले ने अरबी सैनिकों की सहायता से बैतूल के समीप अंग्रेजों से विद्रोह किया, किंतु वह पराजित हो गए। देखो, जो भी फालतू की बातें करते थे उनसे लड़ते थे, तो किनके साथ लड़े? ये अरबी सैनिकों की सहायता ली और अंग्रेजों के साथ लड़े थे। कहाँ पर? बैतूल के समीप। कब किया था? 1818 में किया था, महाकौशल से किया था और अप्पाजी भोसले ने किया था। 1833 में रायगढ़ नरेश जुझारू सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के साथ विद्रोह किया था। किसने किया था? जुझारू सिंह के पुत्र थे देवनाथ, इनने अंग्रेजों के साथ विद्रोह किया था, रायगढ़ से थे 1833 में। तीन लोगों ने राय दी और देवनारायण जाके अंग्रेजों से भिड़ गए। फिर 1842 में नरसिंहपुर के जमींदार दलहन शाह तथा हीरापुर के किरण शाह ने अंग्रेजों से विरोध किया था। देखो, बुंदेलखंड का विद्रोह भी 1842 में हुआ है और 1842 में ही नरसिंहपुर के जमींदार दलहन शाह और हीरापुर के किरण शाह ने विद्रोह किया था। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह नीमच छावनी में 3 जून 1857 को पैदल और घुड़सवार सैनिकों द्वारा किया गया था। देखो, जब अंग्रेजों को मध्य भारत में या फिर मालवा पर शासन स्थापित करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कितनी छावनी बनाई थी? 3 छावनी बनाई थी। एक बनाई थी नीमच में, दूसरी बनाई थी महू में और तीसरी बनाई थी बैरागढ़ में। अब जब 1857 की क्रांति हुई तो कहाँ से होती है? सबसे पहले नीमच छावनी पर होती है, जो कि 3 जनवरी 1857 में थी। इसके पहले भी भारत में विद्रोह हो चुके थे, तो मध्य प्रदेश में भी कुछ विद्रोह हुए। सबसे पहला था 1818 का, जो कहाँ पे हुआ था? ये महाकौशल में हुआ था और अप्पाजी भोसले ने किया था और बैतूल में अरबी सेना के साथ अंग्रेजों का विद्रोह किया था। फिर आते हैं 33 में, जिसमें रायगढ़ से लड़ते हैं जुझार सिंह के पुत्र देवनारायण अंग्रेजों से। फिर आते हैं 42 में, नरसिंहपुर के दलहन शाह और हीरापुर के किरण शाह अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, लेकिन कर्नल सीवी सॉवर्स ने राजपूत सैनिकों की मदद से नीमच छावनी के विद्रोह को दबा दिया। देखो, 1857 की विद्रोह भड़का कहाँ पे? नीमच में। 3 छावनियाँ थी मध्य प्रदेश में, नीमच, महू और बैरागढ़। तो नीमच में सबसे पहले विद्रोह भड़का 3 जनवरी 1857 को, लेकिन किसी ने सावर जला दिया, तो क्या हो गया? सब वॉश हो गया, सब बिल्कुल धुल गए, ठंडे पड़ गए, तो भड़क ही नहीं पाई, आग ही नहीं लग पाई मध्य प्रदेश में विद्रोह की। तो किसने किया था ये? सीबी सॉवर्स ने, मतलब शावर से आप याद रख सकते हो। नीमच का विद्रोह किसने दबाया था? तो ये विद्रोह दबाया गया था सीबी सॉवर्स के द्वारा। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नीमच छावनी में विद्रोह हुआ, जब सैनिकों ने 3 जून 1857 को अंग्रेजों बंगलों में आग लगा दी, तो राज्य में तात्या टोपे नाना साहेब ने प्रांत में सैनिक, किसानों और ग्रामीणों के मध्य क्रांति संकेत कमल और रोटी के माध्यम से पहुंचाना स्टार्ट किया। किसने किया था? तात्या टोपे और नाना साहेब ने। नाना साहेब ने कहाँ से विद्रोह किया था? तो नाना साहेब थे अपने कानपुर से विद्रोह कर रहे थे और तात्या टोपे उनके सेनापति थे। लेकिन जब नाना साहेब वहाँ से, मतलब उनका विद्रोह, नागपुर का विद्रोह दबा दिया जाता है, तो ये तात्या टोपे कहाँ आ जाते हैं? झांसी की रानी से मिल जाते हैं और झांसी की रानी के साथ, लक्ष्मीबाई के साथ विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो यहाँ आते हैं तो मध्य प्रदेश में नाना साहेब और तात्या टोपे क्या करते हैं? क्रांति को और जन जन तक पहुँचाने के लिए कमल और रोटी के माध्यम से संकेत पहुँचाते हैं। ग्वालियर की मुरार छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर संचार व्यवस्था भंग कर दी। शेख रमजान ने के नेतृत्व में सागर छावनी से विद्रोह हुआ। कहाँ से हुआ था? शेख रमजान ने किया था मध्य प्रदेश के सागर से। और ग्वालियर के मुरार छावनी के सैनिकों ने क्या किया था? संचार विद्रोह ही, मतलब संचार व्यवस्था ही पूरा भंग कर दिया था। वहीं 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह हुआ। इसी समय महू छावनी में शहादत खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। अंग्रेजी सेना परास्त कर दी गई और महाराजा होलकर विद्रोहियों को सहायता दे रहे थे। देखिए, जब
30 जून अभी तक क्या हुआ है, महू में विद्रोह हो गया, सागर में विद्रोह स्टार्ट हो गया है, शेख रमजान ने स्टार्ट कर दिया है, और मुराद छावनी में संचार व्यवस्था को भंग कर दिया गया है। अब ये पता चला किसको, महू में, तो 20 जून 1857 को महू के शहादत खान ने वहाँ से नेतृत्व किया और अंग्रेजी सेना को परास्त कर दिया। अब यहाँ पर होलकरों का राज्य था पूरे मालवा पर, तो मतलब उस समय शासक कौन थे मालवा के, तो होलकर थे। वो डायरेक्टली विद्रोहियों की सहायता नहीं कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज उनको करने नहीं देते, तो इसलिए वो इनडायरेक्टली किनकी सहायता करते हैं, विद्रोहियों की सहायता करते हैं, और डायरेक्टली अंग्रेजों के साथ होते हैं। 14 जून 1857 को ग्वालियर के निकट मुराद छावनी में सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया। देखो 3 जून को हुआ है कहाँ पर, नीमच में, 14 जून को हुआ है ग्वालियर मुराद छावनी में, और 20 जून को कहाँ पे हुआ है, तो महू में शहादत खान है। इसमें 14 जून 1857 को ग्वालियर के निकट मुराद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। रानी दुर्गावती के वंशज शाकिर शाह और उसके पुत्र ने गढ़ मंडला से स्वतंत्रता के लिए विद्रोह किया। किस किस ने किया था, शाकिर शाह ने और उनके पुत्र ने विद्रोह स्टार्ट किया था। रानी दुर्गावती बहुत शातिर थी, इसलिए उनके वंशज कौन थे, शाकिर शाह ने किया था। रानी दुर्गावती बहुत शातिर थी, तो उनके वंशज कौन होंगे, तो शाकिर शाह होंगे, और उन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया था। 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह हुआ। महू छावनी में 1 जुलाई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कर्नल स्टोको, कैप्टन लुडो और कोब को भोपाल में शरण दी गई थी। देखिए अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में ग्वालियर में कौन है, सिंधिया है, मालवा में कौन है, होलकर है, और भोपाल में कौन है, तो भोपाल में है नवाब। तो सिंधिया किनका साथ दे रहे हैं, अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। होलकर क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली तो दिखाने के लिए तो अंग्रेजों के साथ हैं, लेकिन हैं किनके साथ, विद्रोहियों के साथ थे वो। और जो भोपाल के नवाब होते हैं वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो उनने कर्नल स्टोक्टो और कैप्टन लुडो ओव और कोक को शरण दी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 28 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में ह्यूरोज की सेना के साथ विद्रोह किया और वहां पर शहीद हो गई। कब हुई थी शहीद, तो 28 जनवरी 1858 को। तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत मानसिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया, और तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दे दी गई, नरवर के किले में। 1857 का विद्रोह ग्वालियर के सिंधिया और भोपाल की बेगम ने अंग्रेजों का साथ दिया था। और जैसे ही तात्या टोपे को फांसी होती है 18 अप्रैल 1859 को, और ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। मंडला जिले की रियासत रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने 20 मार्च 1858 को अंग्रेजी सैनिक बार्डन के विरुद्ध युद्ध में पराजित होकर देखकर अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई की कटार से आत्महत्या कर ली थी। रानी अवंतीबाई रामगढ़ की झांसी की रानी के उपनाम से जानी जाती हैं। देखिए रामगढ़ कहाँ पर अभी आता है, बघेलखंड वाला, मंडला वाला, मंडला शहडोल डिंडोरी वाला क्षेत्र आता है रामगढ़ का क्षेत्र। प्राचीन इसमें कौन शासिका थी, तो रानी अवंतीबाई यहाँ की शासिका थी, और उनने किनके विरुद्ध में विद्रोह किया था, तो ये वहाँ के सेनापति थे बार्डन के विरोध में किया था, और अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई की कटार से आत्महत्या कर ली थी। अब आता है रतौना का सत्याग्रह। सागर के निकट रतौना नामक स्थान पर 1920 में कसाई खाने के विरुद्ध असहयोग आंदोलन के सिद्धांत पर आधारित आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो 1857 की क्रांति हम पढ़ चुके, और ये भी पढ़ चुके हैं कि किसने उसको समाप्त किया था, कैसे कैसे हुई थी वो। अब पढ़ेंगे अपन रतौना का सत्याग्रह। ये हुआ कहाँ है, तो सागर के पास एक जगह है रतौना, वहाँ पर हुआ था 1920 में, और असहयोग आंदोलन चल रहा है उस समय भारत में, गांधी जी ने चलाया था, उसके सिद्धांत पर आधारित था ये आंदोलन। अब ये क्या था, कसाई खाने के विरुद्ध। तो सागर के रतौना में ब्रिटिश सरकार ने एक कसाई खाना खोला था, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों तादाद में गाय, भैंस और बैल के बच्चे काटे जाते थे, या बैल काटे जाते थे, जिसके विरोध में कई समाचार पत्रों और स्थानीय नेताओं ने विद्रोह किया। और अंत में जब विद्रोह ज़्यादा बढ़ गया तो फिर अंग्रेज क्या करेंगे, उस विद्रोह को दबाएंगे। तो बढ़ते विद्रोह को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक समिति का गठन किया। इस समिति की सिफारिश पर कसाई खाने को बंद कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सागर में जनता की यह प्रथम विजय थी। कहाँ पर, असहयोग आंदोलन में सबसे पहली विजय कहाँ पे थी, तो सागर की जनता की यह प्रथम विजय थी। कौन सी, कसाई खाने को बंद कराना। कब हुआ था, 1920 को हुआ था।
अब आता है झंडा सत्याग्रह। मार्च 1923 को जबलपुर में झंडा सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था और ये तिरंगा झंडा फहराने को लेकर स्थानीय अधिकारियों के बीच में विवाद हुआ था। जो वहाँ की जनता थी उनने तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने उनका विद्रोह किया। यह विवाद कांग्रेस सदस्यों द्वारा 8 मार्च 1923 को नगर पालिका भवन पर झंडा फहराने के समय ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ने क्रोधित होकर झंडा नीचे उतारने का आदेश दिया। सरकार प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए जिला कांग्रेस समिति ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। कब हुआ था? 8 मार्च को हुआ था 1923 को। कहाँ से? जबलपुर की नगर पालिका पे भवन पर झंडा फहराने के लिए हुआ था। झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी ने किया था। देखिए किन किन ने किया था। तो एक सुंदर से बच्चे को झंडा पकड़ा के बोला कि जाओ नगर पालिका में झंडा फहराओ। तो एक सुंदर सा बच्चा गया। वहाँ पे सुमित्रा कुमारी चौहान क्या गा रही थी? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और नाथूराम मोदी भी वहाँ पे थे। ओके, क्या है झंडा सत्याग्रह में कौन कौन से नेता हैं? तो सुंदरलाल शर्मा, सुमित्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी जी वहां पर झंडा सत्याग्रह में शामिल थे। सत्याग्रह करने वालों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 माह का कारावास हुआ था। ये कब हुआ था? तो 8 मार्च 1923 को हुआ था। इसके बाद नागपुर झंडा सत्याग्रह का केंद्र बन गया। तब सुमित्रा कुमारी चौहान और उनके पति लक्ष्मण सिंह ने वहां पर गए थे या उनका साथ दिया था। कहाँ पर? पहले क्या था? झंडा सत्याग्रह का केंद्र जबलपुर था, लेकिन बाद में नागपुर शिफ्ट हो गया था। और इसमें सुंदरलाल शर्मा को क्या हुई? 6 माह के कारावास हुई थी, क्योंकि बहुत सुंदर थे। झंडा लेके तो वही गए थे, लेकिन पकड़ा सबको गया था। 18 अगस्त 1923 को ब्रिटिश अधिकारियों ने राष्ट्रीय झंडे के साथ स्वयं सेवकों का जुलूस निकालने की कोशिश की। अनुमति दी गई, जिसका नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने किया था। देखो, जब 8 मार्च को गए थे, 8 मार्च 1923 को गए थे झंडा फहराने, तो सुंदर से बालक को लेके गए थे। सुमित्रा कुमारी चौहान खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी में गीत गा रही थी। और वहाँ पर नाथूराम मोदी जी भी देख रहे थे खड़े खड़े। हाँ, लेकिन जब 18 अगस्त को गए तो ये जुलूस तो तब भी झंडा फहराने गए थे, लेकिन अब एक थोड़े से बॉडी बिल्डर टाइप के व्यक्ति को लेके जाएंगे। तो वल्लभ भाई पटेल पूरे बल से गए थे, राजेंद्र प्रसाद भी लेके गए थे, और मक्खनलाल चतुर्वेदी मक्खन भी लेके गए थे। तो अब तो क्या होगा? उनको फहराने दिया जाएगा ना। तो किन किन ने नेतृत्व किया था? 3 लोगों ने। माखनलाल चतुर्वेदी, प्रसाद था, और राजेंद्र प्रसाद थे, और वल्लभ भाई पटेल थे। 18 अगस्त को हुआ था ये। अब आता है पंजाब मेल हत्याकांड। 24 जुलाई 1931 को वीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला करके ब्रिटिश अधिकारी हैक्सेल की हत्या कर दी थी। देखो, पंजाब मेल हत्याकांड डेफिनेटली पंजाब में नहीं हुआ है, लेकिन ये पंजाब जा रही थी ट्रेन। कहाँ पर थी ये? खंडवा स्टेशन पर रुकी हुई थी। वहाँ पर यशवंत राव, देवनारायण तिवारी और दलपत सिंह ट्रेन पर चढ़ते हैं और अधिकारी, जो ब्रिटिश अधिकारी था हैक्सेल, की हत्या कर देते हैं। कब हुआ था? 24 जुलाई को हुआ था। 2-4 लोग जूझ रहे थे, वहाँ पर बैठे थे। देखो, इसकी सिंपल सी ट्रिक है। पंजाब मेल हत्याकांड में कहाँ पे हुआ था? खंडवा में हुआ था। पूरा खंडर बना दिया था उसको। क्या हुआ वहाँ पर? हैक्सेल मतलब कुछ अधिकारी बहुत एक्शन से स्टाइल मार रहे थे, एक्शन कर रहे थे, और 2-4 लोग क्या है झूल रहे थे ऐसे ऐसे। तभी कुछ वीर लोग आए, उनने देखा, देवनारायण को बुलाया और दल बदल दिया, दलपत कर दिया। देव की जय करके, देवनारायण तिवारी जी की जय करके दलपत उनको हत्या कर दी। इसके पक्ष में 10 अगस्त 1931 को खंडवा में मुकदमा चलाया गया। 24 जुलाई को हत्या की है हैक्सेल की। किसने? यशवंत राव सिंह ने, देवनारायण ने और दलपत सिंह ने हैक्सेल की हत्या कर दी। 10 अगस्त को 1931 में खंडवा में मुकदमा चलाया गया। 11 दिसंबर 1931 को यशवंत राव और देवनारायण तिवारी को फांसी की सजा दे दी गई। देखिए कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह इन्हें काम किया है, एक ही साल में सब खत्म। विद्रोह 24 जुलाई को हुआ। 10 जुलाई को केस चला। 11 दिसंबर को फांसी दे दी गई। किन किन को? यश सिंह को और देवनारायण तिवारी को फांसी दे दी गई, लेकिन दलपत सिंह को काला पानी की सजा दी गई थी। दलपत
राव को क्या हुई थी, काला पानी की सजा। जंगल सत्याग्रह। वर्ष 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल क्षेत्र में आदिवासियों ने सत्याग्रह किया। कहाँ पे किया है, घोड़ा डोंगरी में किया है, 1930 में किया था जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। इनका नेतृत्व डीपी मिश्रा, लाला वाजपेयी द्वारा किया गया था। किन किया था, डीपी मिश्रा ने किया था और लाला वाजपेयी जी ने किया था नमक सत्याग्रह का। यह आंदोलन बैतूल, बंजारीडाल, छिंदवाड़ा, ओरछा, हरदा के जिलों में व्यापक रूप से फैला हुआ था। जंगल सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, 1930 में हुआ था घोड़ा डोंगरी में। मध्य प्रदेश में कौन कौन थे इसके नेता, तो डीपी मिश्रा और लाला वाजपेयी। जंगल सत्याग्रह के दौरान घोड़ा डोंगरी बैतूल के आदिवासी कंधे पर कंबल डालकर हाथों में लाठी लेकर ब्रिटिश सत्याग्रह को चुनौती दे रहे थे और गजेंद्र सेवक के नेतृत्व में जंगल से बाहर आ गए थे। इसमें गंजन सिंह कोरकू भी थे जो उसका नेतृत्व कर रहे थे। अब आता है मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह। ये भी 1930 को चलाया था। गांधी जी ने डांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को चुनौती दी थी। कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। कहाँ पर, सेठ गोविंद दास अपने यहाँ से नमक लेकर आए और द्वारका प्रसाद जी ने वहाँ पर बैठ के नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया जबलपुर में 6 अप्रैल 1930 को। सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले के श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक सत्याग्रह किया था। किसने किया था, सिवनी जिले के श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाया था। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कहाँ पे हुआ है, 2 जगहों पर हुआ है, जबलपुर में और सिवनी में। जबलपुर में कर रहे हैं कौन, गोविंद दास सेठ और द्वारका प्रसाद मिश्र, और सिवनी में कौन कर रहे हैं, श्री दुर्गा शंकर मेहता। मध्य प्रदेश में जबलपुर और सिवनी के अतिरिक्त खंडवा, सीहोर, रायपुर आदि नगरों में भी नमक कानून तोड़ा गया था। अब आते हैं चरण पादुका नरसंहार। 14 जनवरी जो कि क्या होता है, 14 जनवरी को क्या होती है, मकर संक्रांति होती है। 1931 को मकर संक्रांति के दिन चरण पादुका नरसंहार हुआ था। छतरपुर के जिले उर्मिल नदी के तट पर सहपुर चरण पादुका मैदान में चल रही जनसभा को ब्रिटिश सैन्य बल ने चारों ओर से घेर लिया और जनसभा में उपयुक्त सभी लोगों को गोली चला दी। इस हत्याकांड में 21 लोगों की मृत्यु हुई थी, 26 लोग घायल हुए थे और शहीद होने वालों में सेठ सुंदरलाल बोहरा, धर्मदास और रामलाल आदि शामिल थे। कौन कौन थे, सुंदरलाल बोहरा, धर्मदास, रामलाल इसमें शहीद हुए थे। 21 लोगों की मृत्यु हुई थी। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 1931 को ये हुआ था छतरपुर उर्मिल नदी के तट पर। अब आता है चावल आंदोलन, जो कि कहाँ पे हुआ था, चावल आंदोलन रीवा में हुआ था। 28 फरवरी 1947 को रीवा राज्य के जवरिया लेविही एक प्रकार का कर वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मरिया ने आंदोलन प्रारंभ किया था। ये कहाँ पे हुआ था चावल आंदोलन, चावल आंदोलन हुआ था भारत की आज़ादी के समय, तो 28 फरवरी 1947 को हुआ था, रीवा में हुआ था। और ये किस प्रकार का कर लगाया जाता था, तो जवरिया लेवही प्रकार का कर लगाया जाता था। उसके विरुद्ध में त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मालिया ने आंदोलन किया था। रीवा राज्य के सैनिकों द्वारा इन दोनों ही क्रांतिकारियों की हत्या कर दी गई थी। इस आंदोलन को रीवा का चावल आंदोलन कहा जाता है। अब आता है सोहावल का नरसंहार। सतना जिले के वीर सिंहपुर के समीप हिरनौता गांव में 10 जुलाई 1948 को सोहावल रियासत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक आम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में सम्मिलित होने जा रहे लाल बुद्ध प्रताप सिंह, राम आश्रय गौतम, मंदिर पांडे की मंजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड को मंजन गोलीकांड भी कहा जाता है। देखो,
सोहावल का नरसंहार कहाँ पे हुआ था? सतना में हुआ था। सबको लोग सता रहे थे अपने बल से। 16 प्रकार का बल है ना, सोहावल में कर रहे थे, सता रहे थे लोगों को। वीर सिंहपुर के पास नरसंहार हुआ था। कहाँ पे? वीर सिंहपुर के समीप हिनौता गांव में हुआ था। 10 जुलाई तो 10 लोग जूझ रहे थे 1948 को। यहाँ पर ब्रिटिश शासन के विरोध में लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक आम सभा का आयोजन किया गया था। किसने किया था? लाल बुद्ध प्रताप सिंह ने किया था आयोजन को आमंत्रित। इसमें कौन कौन जा रहे थे? लाल बुद्ध प्रताप सिंह, राम आश्रय गौतम, मंदिर पांडे जी जा रहे थे। इनको मंजन गांव के समीप गोली मार दी गई। किन लोगों को गोली मारी गई थी? 3 लोगों को गोली मारी गई थी। पहले आते हैं लाल बुद्ध प्रताप सिंह, राम आश्रय गौतम और मंदिर पांडे को गोली मारी गई थी। इसको किस नाम से जाना जाता है? मंजन गोली कांड के नाम से जाना जाता है सोहावल नरसंहार को। सतना जिले में हुआ था, 10 जुलाई 1948 को हुआ था। अब आता है जलियांवाला बाग कांड। ये भोपाल में हुआ था। 14 जनवरी 1949 को मकर संक्रांति के दिन भोपाल के पास रायसेन जिले में नर्मदा नदी के तट पर बोरास गांव में तिरंगा फहराने के कारण भोपाल रियासत की नवाबी सेना ने अधिकारी जाफर अली खान और स्थानीय लोगों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में नवाब की सेना ने ब्रजनाथ गुप्ता, छोटे लाल वीरधन सिंह और मंगल सिंह और विशाल सिंह को गोली मार दी थी। देखिए, जब भारत आज़ाद हो गया 1948 को, मतलब 47-48 के समय आज़ाद हो गया, यहाँ पर सब लोग, सारी रियासतें किससे मिलाई जा रही थी? भारत संघ में मिलाई जा रही थी। तो जो भोपाल के निज़ाम थे वो स्वतंत्र रहना चाह रहे थे उस समय। तो यहाँ पर कोई भी वो चाहते थे कि ये भारत संघ में शामिल ना हो। इसलिए यहाँ के लोग जो थे भोपाल रियासत के रायसेन जिले में एक बोरस गांव के, उनने क्या किया? तिरंगा फहराने की कोशिश की। तो भोपाल के जो निज़ामी सेना थे उनने के अधिकारी जाफर अली खान ने वहाँ के लोगों को गोली मार दी थी। किन लोगों को गोली मारी थी? ब्रजनाथ गुप्ता, छोटे लाल वीरधन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह को गोली मारी थी। इस नरसंहार को भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अब आता है भोपाल स्वतंत्रता का राज्य की स्वतंत्रता। भोपाल राज्य की स्वतंत्रता। वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल भारत की स्वतंत्रता के समय स्वतंत्र नहीं था। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने भोपाल राज्य को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया, परंतु वर्ष 1948 में भोपाल राज्य के भारत में विलय की मांग उठने लगी, जिसका नेतृत्व भाई रतन कुमार, प्रोफेसर अक्षय कुमार और पत्रकार प्रेम श्रीवास्तव, सूरजमल जैन, मथुरा प्रसाद, शांति देवी और बसंती देवी लोगों ने किया था। किन किन ने किया था? देखो, एक तो पहले रत्न लेके आ गए, कौन? अक्षय कुमार, है ना। अक्षय मतलब इसको थोड़ी ट्रिक से याद कर लो, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं जो एग्जाम में आ जाएंगे और आपसे या फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना। तो इनको एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। कौन? रत्न लेके आ गए, कौन? अक्षय कुमार। बड़े प्रेम से, सूरज जैसा चमक रहा था। मथुरा में जो शांति देवी थी उनको दे दिया, लेकिन शांति देवी ने उसको बसंती को दे दिया, या बसंती को दे दिया बड़ी शांति से। अक्षय कुमार रत्न लेकर आए बड़े प्रेम से, सूरज जैसा चमकता हुआ मथुरा के बसंती को शांति से दे दिया। इसमें क्या हुआ? ये स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, भोपाल को भारत संघ में मिलाने के लिए। इस आंदोलन को गति देने के लिए भाई रतन कुमार अपने सहयोगियों ने नई राह नामक अखबार निकाला था। रतन सिंह ने निकाला था, क्योंकि रत्न की कोई, जब आप किसी रत्न लेकर जाओगे, किसी रास्ते से हीरा मोती रत्न आते हैं ना, तो नॉर्मल रास्ते से जा नहीं सकते, नई राह बनानी पड़ेगी। तो नई राह रतन कुमार सिंह ने अपने सहयोगियों ने नई राह नामक अखबार निकाला था। इस आंदोलन का केंद्र भोपाल के जुबैर आती में स्थित रतन कुटी था, जहां नई राह अखबार का कार्यालय भी था, परंतु नवाब के आदेश पर इस कार्यालय को बंद कर दिया गया। तब होशंगाबाद के एडवोकेट बाबूलाल वर्मा के घर में भूमिगत होकर आंदोलन चलाया था। ये कहाँ पर लेके जा रहे थे? तो ये पहले लेके, मतलब रतन लेके जा रहे हैं, तो रत्न की कुटिया होगी, तो रत्न कुटिया भोपाल में थी। वहाँ पर नई राह नामक पत्रिका चल रही थी, लेकिन वहाँ पर किसने? नवाब ने इसको बंद करवा दिया। तो फिर कहाँ पे गई? बाबूलाल वर्मा के यहाँ गई, जो कि होशंगाबाद के थे।
फिर अंततः जनता का दबाव देखकर सरदार पटेल ने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह को विवश होकर विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। जब ये अखबार में छपने लगा कि यहाँ पे नरसंहार हो रहा है, जैसे कि रायसेन के पास जो नरसंहार हुआ था, ये वाला भोपाल का नरसंहार, या फिर मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, तो इसको जब ऐसी न्यूज़पेपर में आने लगी तो किसने इसमें मध्यस्थता की? तो वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि रियासत मिलाने का काम किनके पास था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। इन्हें नवाब हमीदुल्लाह को विवश कर दिया कि भैया तुम हामी भरो वरना बहुत पिटाई की जाएगी तुम्हारी। तो हमीदुल्लाह खां को विवश होकर 1 जून 1949 को भारत में सम्मिलित हो गए या होना पड़ा। इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।